से ताकतवर, जिसका नाम होता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। 1177 में गद्दी पर बैठा, 1192 में ट्राइन के द्वितीय युद्ध में इसकी मृत्यु बताई जाती है। क्लियर है। सबसे पहले इसका देखना है जन्म। जन्म हुआ 1166 ईस्वी में। कहाँ हुआ? जन्म स्थान ये जरूर याद रखना चाहिए। यहाँ थाने पूछे नहीं यहाँ कि थारो जन्म कट्ठा होयो, पूछे न थारो जन्म कट्ठा होयो। आजकल तो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड है तो वार्ड नंबर, जन्म और सारा कुछ पूछ लेते हैं। सरकार ने योजनाएं चला रखी है तो उसमें पता लग जाता है। जन्म स्थान अनहिल पाटन गुजरात। अनहिल पाटन कहाँ पे है? गुजरात। पूरा बायोडाटा याद रखना है। पिता सोमेश्वर चौहान, पिता सोमेश्वर चौहान, माता कर्पूरी देवी, माता कर्पूरी देवी। देखो जब पिता की मृत्यु हो गई थी, जब पिता की मृत्यु हो गई थी तब कर्पूरी देवी ने क्या संभाला था? राजपाट संभाला था। इसलिए बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी और इसकी संरक्षिका कौन थी? संरक्षिका भी इसकी माता कर्पूरी देवी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री केमास के साथ मिलकर ये काम किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब प्रश्न आता है कि कर्पूरी देवी कौन थी? तो दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। कर्पूरी देवी दिल्ली शासक, दिल्ली शासक अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर की पुत्री, अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। इसके अलावा पत्नी भी थी इसकी। हालांकि बहुत सारी पत्नियां थी लेकिन हमें सारी पत्नियां नहीं याद रखनी। एक तो याद रखनी है श्योंगिता। इसे याद रखनी है श्योंगिता, जयचंद गढ़वाल की पुत्री। जयचंद गढ़वाल कन्नौज का शासक था। जयचंद गढ़वाल की पुत्री। एक तो श्योंगिता को याद रखना है और एक ही पत्नी याद रखनी है इंछिनी। कौन सी? इंछिनी आबू की राजकुमारी थी। आबू की राजकुमारी। इन दोनों को याद रखना। प्रधानमंत्री याद रखना। प्रधानमंत्री, इसका प्रधानमंत्री बना था कंदम दास। अब आपको जगह, कई जगह कंदम दास भी मिलेगा, कई जगह केमास भी मिलेगा, एक ही नाम है। और घोड़ा कौन सा था? घोड़ा था जैसे महाराणा प्रताप का चेतक था, उसी प्रकार नाट्य रंभा, नाट्य रंभा नाम का घोड़ा किसका था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये कहानी आती है किसकी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के परिवार की। सबसे पहले तो देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी, जन्म 1166, जन्म स्थान अनहिल पाटन गुजरात। पिता सोमेश्वर चौहान, माता कर्पूरी देवी संरक्षिका थी। दिल्ली शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। पत्नी श्योंगिता जयचंद गढ़वाल की पुत्री। इंछिनी एक थी, वो थी आबू की राजकुमारी। प्रधानमंत्री कंदम दास या केमास, और घोड़ा नाट्यरंभा। ये छोटा सा परिवार हो गया। इसके अलावा देखो क्या क्या कहानी होती है मुख्य। सबसे पहले राज्याभिषेक इनका किस वर्ष हुआ? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक हुआ 1177 ईस्वी में। कहाँ? अजमेर के शासक बने, अजमेर के शासक बने। ठीक है, 1177 जब राज्याभिषेक हुआ तब आयु कितनी थी? 11 वर्ष। जब राज्याभिषेक हुआ उस समय आयु कितनी थी? 11 वर्ष। ये प्रश्न आता है पेपर में, कई शासकों के नाम आते आते हैं, पूछा जाता है कौन क्या था। क्लियर है। अच्छा, एक और ध्यान रखना, दरबारी कवि जरूर याद रखना, बाद में तो युद्ध ही पढ़ना है। दरबारी कवि इनके चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई, जिन्हें पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है। इनका जन्म 1148 ईस्वी लाहौर में हुआ था। ये कवि भी थे और मित्र भी थे, मित्र भी थे, कवि भी थे। और इनका ग्रंथ जरूर याद रखना, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज
रासो इनका ग्रंथ बहुत ही फेवरेट ग्रंथ है, जिसमें चौहानों को अग्निवंशीय माना गया है। चौहानों को अग्निवंशीय माना गया है। दरबारी कवि चंद्र बरदाई, याद रह गया। इसके अलावा दरबारी कवि थे जयानक, सारे लिख देता हूं मैं। नंबर 1 यहां लिख देता हूं चंद्र बरदाई। नंबर 2 जयानक भट्ट, जयानक भट्ट भी थे। इसके अलावा वागेश्वर, जयानक भट्ट, वागेश्वर, विद्यापति गोड़, विद्यापति गोड़, ये सारे इनके दरबार में रहते थे। आसाधर, जनार्दन, विश्वरूप, आसाधर, जनार्दन, जनार्दन और विश्वरूप। विश्वरूप, आसाधर, जनार्दन, जनार्दन, ठीक है। जयानक भट्ट, वागेश्वर या वागीश्वर एक ही बात है, विद्यापति गोड़, आसाधर, जनार्दन, विश्वरूप, चंद्र बरदाई, इसी को पृथ्वी भट्ट कहते हैं, सारे के सारे, ठीक है। किसके दरबार में रहते थे? चंद्र बरदाई के दरबार में रहते। ये तो सारी कहानी है। आ गई दो उपाधि और याद रखना पृथ्वीराज चौहान की उपाधि। उपाधि देखो, एक उपाधि मिली हुई है दल पुंगल। दल पुंगल किसको कहा गया है? विश्व विजेता। इसको इतिहासकारों ने उपाधि दी थी विश्व विजेता की, यानी दल पुंगल। और एक उपाधि प्राप्त है राय पिथोरा। राय पिथोरा, राय पिथोरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। ये दो उपाधियां हैं किसकी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। कौन कौन सी? दल पुंगल, विश्व विजेता, राय पिथोरा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। और ये सारे दरबारी कवि है। राज्याभिषेक 1177 ईस्वी में हुआ था। अजमेर के शासक बने थे। आयु उस समय 11 वर्ष थी। उस समय आयु कितनी थी? 11 वर्ष। और मैं बता देता हूँ, विग्रहराज चतुर्थ ने जो संस्कृत पाठशाला बनाई थी ना, पृथ्वीराज चौहान के समय 85 प्रकार के विषय पढ़ाए जाते थे, जबकि विग्रहराज के समय 35 प्रकार के विषय पढ़ाए जाते थे। ठीक है, जब संस्कृत पाठशाला बनी, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 35 प्रकार के विषय पढ़ते थे। और पृथ्वीराज चौहान के समय इस संस्कृत पाठशाला के अंदर 85 प्रकार के विषय पढ़ाए जाते थे। ये ध्यान रखना। ये सारी कहानी कंप्लीट हो गई। अब आता है पृथ्वीराज चौहान 1177 में गद्दी पर बैठता है। उसकी माता कर्पूरी देवी और प्रधानमंत्री कैमास मिलकर राजनीतिक स्थिति संभालते हैं। धीरे 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 वो इतना राजनीतिक निपुण हो जाता है कि फिर वो दिग्विजय की नीति अपनाता है। सबसे पहले 1178 में वो पंजाब की बंडानक जाति होती है एक, उसका विद्रोह दबाता है। फिर उसके भाई होते हैं चचेरे भाई नागार्जुन, और नागार्जुन भाइयों का विद्रोह दबाता है 1178 में। ये दो तो वो ये दबाता है। उसके बाद में वो नीति अपनाता है दिग्विजय नीति की। महोबा का युद्ध लड़ता है, चालुक्यों पर विजय प्राप्त करता है, जयचंद गहड़वाल को हराता है। इतने में मोहम्मद गोरी आ जाता है, उसको वो हराता है। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के सैन्य अभियान। पृथ्वीराज चौहान के सैन्य अभियान, यहाँ स्टार लगाओ और लिखो सैन्य अभियान। सैन्य अभियान में सबसे पहले 1178 में 1878 ईस्वी में पंजाब की बंडानक जाति के विद्रोह को दबाया। पंजाब की बंडानक जाति के विद्रोह को दबाया। ये ध्यान रखना, सबसे पहले उसने 1178 में पंजाब से, क्योंकि उनको लगा पहले क्या होते थे जब अल्पायु का, अब देखो 10-11 साल का गद्दी पर बैठ गया, 1166 में जन्म हुआ, 77 में गद्दी पर बैठ गया। आज वाले 11 साल के तो कुछ पता ही नहीं चलता होते क्या, इतना जानते हैं, मोबाइल चलाते हैं, शॉर्ट वीडियो खूब सारे देखते हैं, मजे करते हैं। 11 साल का गद्दी पर बैठ गया, और वही अजमेर, तारागढ़, दुर्ग जो चारों तरफ से आक्रमण हुआ करते थे, तो सब सोचते थे। मान लो कंडीशन क्या हुई, ये कंडीशन हुई, ये अजमेर है, अब तो चेंज हो गया, केकड़ी ब्यावर अलग हो गया, अजमेर है, इधर पंजाब है, इस साइड पंजाब है, यहां से जाति कौन सी आई? बंडानक जाति। इस साइड क्या है? कन्नौज, कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, इधर से कन्नौज का जयचंद गहड़वाल,
कन्नौज का जयचंद गहड़वाल। इधर महोबा का उस समय चंदेल शासक था। महोबा का उस समय कौन सा चंदेल शासक था, जिसका नाम था परमर्दिर देव। क्या नाम था? परमर्दिर देव था चंदेल। इसने सोचा मैं भी आक्रमण कर लूं। जयचंद ने सोचा मैं अजमेर पर अधिकार कर लूं। इधर थे चालुक्य। कौन थे? चालुक्य। इन्होंने कहा हम भी जीत जाएं, क्यों छोड़ें चालुक्य। और एक था इसका चचेरा भाई। इस प्रकार चारों तरफ से दुश्मन ही दुश्मन थे। पृथ्वीराज चौहान ने एक बार तो आराम से लिया, बाद में सोचा ऐसे नहीं है। और बीच में विद्रोह कर रहे थे इसके रिश्तेदार थे, चचेरा भाई नागार्जुन के विद्रोह को दबाया। लिख देते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 इसने काम क्या किया? 1178 में पंजाब की बंडानक जाति के विद्रोह को दबाया। तो इस प्रकार कंडीशन थी। यहाँ बैठा था पृथ्वीराज चौहान, मात्र 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया। सबने सोचा इस अजमेर को अधिकार में ले ले, ऐसी कंडीशन थी। तो क्या हुआ उसी समय 1178 में चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को दबाया, क्योंकि उन्होंने भी सोचा भी ये अल्पायु का क्या कर देगा और कर देगा, इसका भी दमन कर दिया 1178 में। ये दो तो इसकी समस्या थी, पहले मुश्किल थी वो समाप्त की। अब इसने अपनाई दिग्विजय नीति। क्या अपनाई? दिग्विजय नीति। दिग्विजय नीति। अब देखते हैं दिग्विजय नीति में सबसे पहले दिग्विजय नीति के तहत पहला जो युद्ध होता है वो होता है महोबा का युद्ध। कौन सा? महोबा का युद्ध। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है। महोबा का युद्ध होता है 1182 ईस्वी में। महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी के अंदर होता है। किस किस के बीच होता है? तो इधर तो आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इधर होता है कौन? चंदेल। ये प्रश्न इतना भी पूछा जा सकता है, हो सकता है वो गहराई से नहीं पूछ ले, वो इतना पूछ ले कि महोबा का युद्ध कब हुआ था 1182 में, किस किस के बीच? चौहानों और चंदेलों के बीच हुआ था। तो पृथ्वीराज तो क्या था? चौहान था। जबकि जो परमर्दी देव था वो चंदेल था। परमर्दिर देव क्या था? चंदेल था। तो यहां आ जाएगा परमर्दिर देव चंदेल। ये बहुत खास प्रश्न है आपके लिए, चंदेल। ठीक है, ये चौहान था, ये चंदेल था। और इसके सेनापति हमेशा याद रखते हैं हम, जिनका नाम है आला और उद्दल। आला और उद्दल, इन दोनों सेनापतियों को याद रखना। गजब का प्रश्न है, पेपर में फिक्स पूछा जाता है। आला और उद्दल, दो वीर गति को, जैसे गोरा बादल, जेता कुंपा, उसी प्रकार आला उद्दल को याद किया जाता है। और पृथ्वीराज चौहान के साथ सेनापति थे भुवन कमल। भुवन कमल नाम के सेनापति थे। युद्ध लड़ा था सेनापति भुवन कमल, ये थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान सीधी सी बात है जीत गए। और हार कौन गया? परमरदीव देव। आला और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान लगातार जीत तो रहा था, लेकिन क्या कर रहा था? लड़ाई मोल रहा था, हर से शत्रुता मोल ले रहा था, हर चारों तरफ से। यानी एक अपना घर होता है पड़ोसी, हम अपना कोई इधर वाला पड़ोसी है, इधर वाला, सामने वाला, चार पड़ोसी होते हैं कि नहीं होते? चार पड़ोसी है, उत्तर साइड वाला, दक्षिण वाला और पूर्व वाला और पश्चिम वाला, चार पड़ोसी है। और लगभग देख लो एक आधे पड़ोसी से कभी ना कभी ये लड़ाई होती रहती है, कोई ना कोई थोड़ा बहुत विवाद चलता रहता है। चारों तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि सुखी होते हैं, कि खुश हो जाते हैं। या तो अपनी चढ़ाई देख के वो दुखी हो जाते हैं, या कभी रास्ते में कहीं पानी डाल दिया तो लड़ाई हो जाती है, कभी कोई व्हीकल लगा दिया तो लड़ाई हो जाती है। यानी एक दुश्मन बना रहता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने तो सब कोई दुश्मन बना लिया, क्या रिश्तेदारों को, क्या चंदेलों को, क्या सबको। ठीक है। इस महोबा का अन्य नाम याद रखना। इस महोबा को और किस नाम से जाना जाता है? इस महोबा को कहते हैं बुंदेलखंड। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। इसी को कहते हैं जेजाक भुक्ति। ये कोई भी नाम आ सकता है। और आजकल एक बड़ा फेवरेट सा नाम है, एक इंटरव्यू में पूछा गया था, महोबा को कहते हैं तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तुमुल का युद्ध। महोबा के युद्ध को तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन।
क्लियर बात हो गई सारी। 1182 महोबा का युद्ध, पृथ्वीराज थर्ड और परमर्दिदेव चौहान, परमर्दिदेव चंदेल सेनापति आला और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय नीति थी, सीधी सी बात, जीत गया। कौन जीत गया? जीत गया। अब बात आती है, हमने पढ़ी इंचिनी, क्या पढ़ी? इंचिनी अब्बू की राजकुमारी थी, अब्बू की राजकुमारी थी इंचिनी, और उससे शादी करना चाहता था कौन? चालुक्य शासक था जिसको भीम सेकंड या मूलराज सेकंड भी कहते थे, ठीक है। वो शादी करना चाहता था, लेकिन शादी किसने कर ली? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कर ली। इसलिए दोनों के बीच नागौर के आसपास एक युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर हालांकि दोनों नहीं जीत पाते हैं, दोनों के बीच काफी समय से चल रही चौहान चालुक्य, जो हमने पढ़ा था विग्रहराज सेकंड, उस समय जो शत्रुता हुई थी वो समाप्त हो गई, समझौता हो गया। तो देखो क्या हुआ, इंचिनी, इच्छा इंचिनी कहाँ की राजकुमारी? आबू की राजकुमारी, आबू की राजकुमारी। देखो यहां लिखता हूं, मैं बनाता हूं यहाँ पे, यहाँ ये है अबू, इस साइड है ना अबू, यहाँ की राजकुमारी इंचिनी। इधर गुजरात में चालुक्य थे, चालुक्य कौन? भीम सेकंड, या इसी को कहते थे मूलराज सेकंड, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। और इधर अजमेर की गद्दी पर बैठा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस इंचिनी से शादी करने की इच्छा किसकी थी? इस भीम सेकंड की इच्छा थी कि मैं इंचिनी से शादी कर लूं। अब नाम ही बड़ा इतना गजब सा, इंचिनी इच्छा, इसकी इच्छा हुई, बोले इंचिनी से मैं शादी करूंगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसकी इच्छा को, वो कहते हैं, नस्ते नाबूद कर दिया, और पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? इंचिनी से शादी कर लेता है। इच्छा किसकी थी? भीम सेकंड की। और शादी कर किसने ली? पृथ्वीराज ने शादी कर ली। तो जाहिर सी बात है विवाद तो होगा। किंगोली का युद्ध हमने पढ़ा, और बहुत सारी चीजें, राजा महाराजाओं में ये विवाद चक्कर चलता रहता था, फिर वो बड़े स्तर पे हो जाता था। जैसे मतीरे की राड़ कोई किसानों की राड़ थी, और कहाँ पहुंच गई। तो यहाँ हम लिखते हैं 1184 ईस्वी में चालुक्य चौहान संघर्ष, बस इतना याद रखना, चालुक्य चौहान संघर्ष हुआ, और दोनों में, दोनों में समझौता हो गया, ठीक है। यानी जो दुश्मनी थी वो, उस दुश्मनी का अंत हो गया, बस इतना याद रखना। इंचिनी से शादी करना चाहता था भीम सेकंड, कर ली किसने? पृथ्वीराज ने। इस भीम सेकंड का प्रधानमंत्री था जगदेव, प्रधानमंत्री जगदेव था, उसने आक्रमण किया पृथ्वीराज पर, कोई भी जीत नहीं पाया, अंत में दोनों में समझौता हो गया, ठीक है। क्योंकि एक विवाद ये भी था, भीम सेकंड है ना, ये मूलराज, इसने सोमेश्वर चौहान की हत्या की थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता, पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या, सोमेश्वर चौहान की हत्या किसने की थी? इस मूलराज ने की थी हत्या। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करना चाहता था? बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने इंचिनी से शादी कर ली। बोले तेने मेरे पिता को मारा था, मैं तेरी इच्छा है ना इंचिनी से शादी नहीं करने दूंगा। इस कारण क्या हुआ कि बाद में चलता रहा, संघर्ष चलता रहा, और बाद में समझौता हो गया। क्लियर बात। अगली देखो, अब एक और राजकुमारी आती है संयोगिता। कौन आती है? ये रहा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और जयचंद गहड़वाल, इधर जयचंद गहड़वाल, ये कहानी तो सुनी होगी आपने, जयचंद गहड़वाल की पुत्री कौन? संयोगिता। इनका ननियाल एक ही जगह था, दिल्ली था, और अक्सर क्या है, आना जाना हुआ करता था, संयोगिता का भी आना जाना हुआ करता था। और पृथ्वीराज थर्ड जाते ही अब, मतलब कोई मौसी का लड़का, बहन का लड़का, बुआ का लड़का, मामा, आपस में ननियाल जाके मिलते हैं। आज वाला सिस्टम नहीं है कि ये तो मेरी मौसी की लड़की है, मौसा का लड़का है, मामा का लड़का है, ऐसे नहीं होता। भाई बहन का पवित्र रिश्ता हम मानते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले रक्त संबंध से भी शादी हो जाया करती थी। तो आपस में रिश्तेदार थे, संगीता भी ननिहाल जाती थी और पृथ्वीराज भी ननिहाल जाता था, और चलते चलते दोनों में प्रेम हो गया। संगीता को और पृथ्वीराज चौहान को, दोनों को प्रेम हो गया। और प्रेम आपको पता है कितना मजबूत होता है, प्रेम कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं देखता ना प्रेम, ये सारे लगभग सबको पता है। और आजकल तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, बड़े संदेश वाहक बने हुए, इतने गजब के संदेश वाहक, ठीक है। कई तो बच्चे खुचे ये नहीं चलाते ना, तो फोन पे पर 1 रुपये भेज के ही चला लेते,
बठे भी चेट होने लागी थान ध्यान है के देख लियो जागे 1 रुपयो भेजो या ना भेजो मैसेज भेजो बठे ही चैट चालू हो जाए। तो सोशल मीडिया देखो आजकल तो बड़ा ही गजब का है, लेकिन आजकल वो प्यार नहीं जो पहले वाला था जैसे पृथ्वीराज चौहान ने किया था। अब क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान और श्योंगिता के बीच प्रेम हो जाता है, बड़ा गजब का प्रेम 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 होता है। प्रेम की दीवानी प्रेम के दीवाने होते हैं, उनके आगे फिर कुछ नहीं होता। इस बात का पता चला कि श्योंगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है और जयचंद गहड़वाल को लगा कि ये क्या हुआ, ये तो मेरा शत्रु है, मैं तो इसको मारना चाहता हूँ। जयचंद गहड़वाल कहता मैं तो इसको मारना चाहता हूँ और मेरी पुत्री से शादी करी। कई पुरानी फिल्मा देखी होगी थी, पुरानी फिल्मा देखी होगी, एक गुंडा हुआ नहीं गुंडा की पुत्री हुआ एक्टर हूँ प्यार करने लाग जाए, देखिए नहीं। अब गुंडा और इधर एक्टर, कई बार ये देखा आपने, मैं आपको बताता हूँ कई बार क्या होता है, एक स्टोरी बताता हूँ। अभिनेता हो गया, अभिनेता का जो पिता होता है ना उसको इनके क्या गुंडा इनके क्या, ठीक है, गुंडे होते हैं ना गुंडे, गुंडों ने उसके पिता को मार दिया। लेकिन इस गुंडा, वो एक गुंडा हुआ है जी हमारे की सोई हुआ है, उसकी पुत्री होती है ना वो प्रेम करने लग जाती है इस अभिनेता से। अब ये अभिनेता उन गुंडों से अपने पिता का भी बदला लेना चाहता है, इधर गुंडों की जो पुत्री होती है उससे भी प्रेम करने लग जाता है। तो आपस में विवाद होता है कि नहीं होता है, खतरनाक हुआ नहीं, सेम कहानी होगी, सेम कहानी होगी। पृथ्वीराज चौहान को तो मारना चाहता है जयचंद गहड़वाल, क्योंकि जयचंद गहड़वाल भी ये क्षेत्र जीतना चाहता है, पृथ्वीराज चौहान चाहता है भी मैं इस क्षेत्र को जीत लूं, दिग्विजय नीति थी। अब श्योंगिता क्या करती है, श्योंगिता इससे प्रेम करने लग जाती है। अब जयचंद गहड़वाल ने कहा भाई मैं तो इसको मारना चाहता हूँ, मैं ज्वाई थोड़ी बना लूंगा इसको। जयचंद गहड़वाल ने क्या किया, एक स्वयंवर रचा, एक स्वयंवर रचा। पहले स्वयंवर रचते थे, यहाँ अर्जुन मछली की तीर मारी, भगवान राम धनुष तोड़ो, देखा है ना, स्वयंवर रचा और सब राजा महाराजाओं को बुला लिया उसने। और श्योंगिता को यहाँ हाथ में माला लिए हुए श्योंगिता खड़ी है, बोले पृथ्वीराज चौहान आएगा। लेकिन जयचंद गहड़वाल ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, बल्कि यहाँ चौकीदार बना दिया, पत्थर की मूर्ति लगा के खड़ा कर दिया, द्वारपाल बना दिया उसको अपमानित करने के लिए। कहते हैं कि स्वयंवर रचा गया, लेकिन इसी बीच श्योंगिता जाती है और जो वो फूलों की माला होती है, सुगंधित गुलाब के फूलों की माला, वो जाके कहते हैं चौकीदारी में खड़े पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल देती। पृथ्वीराज चौहान के गले में डाला, कहते पृथ्वीराज चौहान को एकदम पता चलता है, अरे ये क्या, मेरे तो गले में फूलों की माला आ चुकी है, कहाँ से आई। तो एक कदम अंतर्दृष्टि से देखता है और कहते हैं कि श्योंगिता मुझसे प्यार करती है और मेरे गले में माला डाल दी। तब कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ से सेना लेके जाता है और जयचंद गहड़वाल को हराकर श्योंगिता को लेके भगा के लेके आ जाता है। बोले चल शादी वहीं करेंगे, मंडप तैयार है, तू चल तो सरी। और ये ऐसा विवाह कहलाता है गंधर्व विवाह। पहले होते थे लड़की को भगाकर लाकर अपने घर में जाके शादी कर लिए जाती थी, जो ताकतवर होता था वो गंधर्व विवाह होता था। आजकल भी विवाह होता है, आजकल कोर्ट मैरिज होता है, सीधी हो जाए नहीं बजाजे ले जाए, 18 साल ऊपर होगी, 21 साल को छोरो है, जाके कोर्ट में शादी कर ले। और अगर निम्न वर्ग का लड़का या निम्न वर्ग की लड़की है तो सरकार क्या करती है, सरकार 5 लाख रुपए देती, और सरकार ने बढ़ाकर इसको 10 लाख कर दिया। पता है ना, अंतरजातीय विवाह जो अंतरजातीय शायद है सविता बहन योजना है, पहले 5 लाख देती थी, अब 10 लाख देती है। 5 लाख तो एफडी करवाती है और 5 लाख अगले 5 साल के लिए, मतलब दोनों की सहमति से दोनों के जोड़ों के खाते होंगे। पहला गंधर्व विवाह होते थे, आजकल कोर्ट मैरिज होती, आजकल शर्तों पे है। पहले बस जो जीता वही सिकंदर, जो जिसको ले गया ले गया। तो श्योंगिता को ले गया, बैठा देखता है जयचंद गढ़वाल हार जाता है, कुछ नहीं कर पाता, इसके साथ भी दुश्मनी हो जाती है इसकी। अब चारों तरफ से दुश्मनी दुश्मन दुश्मन दुश्मन, इधर से आ गया, इधर से आ गया कौन, गोरी तेरा नाम है गोरी, मोहम्मद गोरी आ जाता है चलता फिरता, बोले ये ठीक है, अभी मैं चलता हूँ भारत की तरफ, बहुत कुछ है भारत, क्योंकि पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी, भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। और गौर प्रदेश से आया था मोहम्मद गोरी, गजनी पर इसने कब्जा कर लिया। मोहम्मद गोरी आया गौर प्रदेश से, कहाँ से, गौर प्रदेश से आया, और इसने आके गजनी, गजनी फिल्म देखी है क्या? गजनी है अफगानिस्तान में, वहां आके इसने कब्जा कर लिया। इसने कहा क्यों न आगे भी चले, यहाँ क्या पड़ा है, क्योंकि उस समय उस शहर में था, बोले अफगानिस्तान में इतनी इतनी गजब चीजें हैं तो हिंदुस्तान तो बड़ा गजब का होगा, दिल्ली वगैरह तो गड़े गजब की चीज होगी, चलते हैं।
ये गया गजनी से गया तबर हिंद। ये तबर हिंद या इसी को कहते हैं सर हिंद, या आजकल इसको कहते हैं बठिंडा। यहां आ गया ये। बोले आगे आगे जा रहा हूं, बड़ी गजब की चीजें मिल रही है हिंदुस्तान के अंदर, तो मजे आ रहे हैं यार। इधर से हमारे शेर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, दिल्ली तक इनका कब्जा था। उसका टारगेट था क्यों न इस क्षेत्र को भी मैं जीत लूं। दिग्विजय नीति थी, उसने कहा पूरा उत्तर भारत जीत लेते हैं। यहां से अजमेर से दिल्ली पे तो था ही कब्जा उसका। तबर हिंद को यहाँ जीतने लगा, आगे आने लगा, तो इसका मुकाबला हुआ गोरी से। इसका मुकाबला यहाँ गोरी से हो गया। बोले तू कहाँ से आ गया, हमारा देश है, भाग जा यहाँ से, मार देंगे तेरे को, काट देंगे, देख लो। तो इनके बीच हो जाता है मुकाबला, क्योंकि गोरी चाहता है कि मैं अंदर की साइड दिल्ली पर कब्जा करूं, और पृथ्वीराज चौहान चाहता है कि मैं ये मुल्तान सुल्तान गजनी गुजनी सब जीत लूं। ऐसा था, तो टक्कर होने की बात है। आपने देखा होगा गांव के अंदर दो सांड होते हैं, बराबर के दो सांड होते हैं, तो फुर्र फुर्र करके एक कदम पूरा ऐसे करके तैयार हो जाते हैं। बोले मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, और उसमें चपेट में कोई तीसरा आ जाता है। डर लगता है ना अपने को, कोई दूसरा, गजब का माहौल बनते हैं। फिर जैसे ही पत्थर मारते हैं, लठ मारते हैं, तो वो और उत्तेजित होकर और खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ। गोरी जैसे ही आया, जयचंद घेड़वाल को पता लगा आ गया कोई ना कोई मुकाबला करने वाला। जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। ऐसी प्रक्रिया हुई क्या, प्रक्रिया हुई, हुई क्या, तराइन का प्रथम युद्ध। आ गई सेना, बोले आ जाओ, काम यही है हमारा तो, और क्या हमें खेती करनी है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, बड़ा ही फेमस युद्ध है ये। तराइन हरियाणा के करनाल में आता है, हरियाणा का करनाल क्षेत्र। आई दोनों सेना, भिड़ी तैयार, मुकाबला हुआ जोर का। मुकाबला होना ही था, दो बड़े शेर, इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय, और इधर से मोहम्मद गोरी। बोले इसको हरा देते हैं। गोरी पूरे एकदम होश हवास में था, बोले रगड़ देंगे इसको तो। इधर से सेनापति थे चामुंड राय, इनके साथ सेनापति चामुंड राय। और दिल्ली, क्योंकि खुद अजमेर रहता था, तो दिल्ली का गवर्नर बना रखा था इसने गोविंद राज तोमर को। इसको, तो इसके साथ था गोविंद राज तोमर, गोविंद राज तोमर था, ये दिल्ली का गवर्नर था भाई, दिल्ली गवर्नर। क्लियर हो गया। एक और ध्यान रखना, इनके साथ थे पुंजन देव। मैंने अभी बताया था ना कि संघ के अधिकारी में प्रश्न आया था कि पुंजन देव कहाँ का शासक था, तो वो आमेर का राजा था। पुंजवन या पुंजन देव, ये आमेर का राजा था। इसने भी साथ किसका दिया, क्योंकि पहले ये चौहानों के सामंत थे, आमेर के शासक, साथ दिया, जीत गया। जीता मोहम्मद गोरी, हार गया। इसमें क्या होता है कि जब युद्ध होता है ना बड़ा खतरनाक तरीके से, तो गोविंद राज तोमर के एक भाले से मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है बड़े खतरनाक तरीके से, और बस मैदान छोड़ के भाग जाता है। मैदान छोड़ के भाग गया, और इतना खतरनाक तरीके से भागा, जैसे आपने सीन देखा होगा, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के पीछे लगता है ना, आगे वाला कुत्ता देखता ही नहीं है कि पता नहीं कितने कुत्ते पीछे आ रहे हैं, और इतनी स्पीड से भागता है। मोहम्मद गोरी वैसे भागा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब इतनी भयानक जीत प्राप्त हुई पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, उसके सैनिक वगैरह जश्न मनाने लगे। बोले विदेशी को हरा दिया, एक तुर्की सेना को हरा दिया, इतना जश्न मनाया कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने यह सबसे बड़ी भूल की है, उसने उसका पीछा नहीं किया, उसने पीछा नहीं किया। वो भागते का अगर पीछा करके मार देता ना, तो आज कुछ और होता। नहीं हुआ। गोरी ने कहा एक बार तो भाग ले, देखी जाएगी। भाग गया। 1 साल बाद वापिस आता है, बोले बदला तो लेना है, छोड़ूंगा तो नहीं मैं। ठीक है, 1 साल, ये तराइन का प्रथम युद्ध। दूसरा जस्ट 1 साल बाद वापिस आया, इसको कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये इतिहास पलट देता है, इसलिए एग्जामिनर बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है। क्यों? क्योंकि इतने दिन हिंदू सत्ता थी दिल्ली पर, हमारे भारत में, वो मुस्लिम सत्ता में परिवर्तित हुई इस युद्ध के बाद। जब जब इतिहास में सत्ता पलटी है, वहां का क्वेश्चन जो मोड़ लेके आया है, वो क्वेश्चन पूछ, वही कहानी सेम और सेम। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और
मोहम्मद गोरी, हालांकि मोहम्मद गोरी को पता था अगर जाके अब की बार सामने से टक्कर ली तो मार देगा, क्योंकि बहुत खतरनाक है पृथ्वीराज चौहान। इसने कहा कुछ ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा, ऐसा विश्वासघात या कुछ करना पड़ेगा कि अपने आप हार जाए। वही बात तरह इनका द्वितीय युद्ध हुआ, और इसके अंदर वही वापिस साथ में वही थे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आमेर के शासक थे, गोविंदराज तोमर थे। मोहम्मद गोरी इस युद्ध को जीत गया और ये हार गया। अब कारण क्या हुआ? इसके सहयोगी याद रखना, इसका सहयोग किया था जयचंद गहड़वाल ने। जयचंद गहड़वाल ने जब ये दोबारा आया तो उसने पूछा, यार भारत में ऐसा कोई बंदा है क्या जो हमारी पक्ष ले सके और इसकी कमजोरी बता दे? हम जयचंद गहड़वाल के पास आया। हम कहते हैं ना, हिंदी में पढ़ते हैं, आजकल जयचंदों की कोई कमी नहीं है। ये मामा था। इसने गोरी का साथ दिया, गोरी को कह दिया ये खतरनाक बहुत है शासक, इसने मेरे को हरा दिया, तुम तो समान ही क्या है। गोरी ने कहा फिर करें क्या यार, इसको हराना तो है, बदला लेना है। इसने कहा इसको ऐसे मुंह तोड़ जवाब देने से तू नहीं जीत पाएगा, इसके साथ कोई चाल खेलनी पड़ेगी, कोई तरीका खेलना पड़ेगा। कहते हैं कि इधर मोहम्मद गोरी और इधर पृथ्वीराज चौहान की सेना 1 महीने तक आमने सामने खड़ी रहती है, लेकिन कोई आक्रमण नहीं करता है। गोरी को पता है अगर सामने से आक्रमण कर दिया अब की बार टपका देगा, सीधी सी बात है, टपका देगा। इसको ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे ये क्या कर जाए कि हार भी जाए और सेना भी नष्ट। इसने जयचंद गढ़वाल वगैरह, इसने पत्थर वगैरह भेजता रहा, भेजता रहा, भेजता रहा। विश्वास हो गया पृथ्वीराज को तो भी अब गोरी आक्रमण नहीं करेगा। फिर एक रात इसने आक्रमण कर दिया। उस समय अब सुबह 3-4 बजे का टाइम होता है, बड़ी गजब की नींद आती है 3-4 बजे। अच्छे गर्मियों में तो कूलर कलर लगे होते हैं ना, तो उठने का जी नहीं करता है, चाहे कूलर में पानी मुक जाए, पर ठंडी ठंडी हवा में मजे सोते रहते। उसका टाइम था और मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज की सेना कोई सैन्य तैयारी नहीं थी, उसको लगा भी गोरी आक्रमण नहीं करेगा। इसके साथ एक अशोकपति और प्रताप सिंह था, उसने विश्वासघात कर लिया, उसने सारा सिस्टम बता दिया। और आसपास के जितने भी पड़ोसी राज्य थे उन्होंने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। इस प्रकार मोहम्मद गोरी इस युद्ध को रात को आक्रमण करके सेना को खत्म कर देता है और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के अंधा करवा देते हैं। अंधा करवा के वो गजनी ले जाता है। हालांकि कई कहते हैं अजमेर में इसकी मृत्यु हो जाती है, कई कहते हैं गजनी में छतरी बनी हुई है तो वहां ले जाते हैं। तो ये ऐतिहासिक बातें, कोई फिक्स नहीं है। यहाँ से कभी प्रश्न नहीं आता कि कब कैसे मरा, क्या मरा, ऐसे कोई नहीं पूछता, ठीक है। लेकिन उसमें ध्यान रखना। अब क्लियर हो गया। इस प्रकार मोहम्मद गोरी जीत गया, पृथ्वीराज थर्ड है वो हार गया। इस युद्ध में देखो, हार के कारण लिख देता हूं मैं 2-3। हार के कारण, हार के कारण कई बार तो इतना ही प्रश्न आता है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कितने युद्ध हुए? 2। हालांकि कुछ इतिहासकार और कहते हैं, जैसे हमीर महाकाव्य में 7 बार दोनों कहते हैं कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया था। ये लिख लेना अगर लिखना चाहते हो, बाकी पेपर में आते हैं। पृथ्वीराज प्रबंध एक ग्रंथ है जिसमें कहा कि पृथ्वीराज ने गोरी को 8 बार हराया था। पृथ्वीराज रासो में 21 बार हराया था। सुरजन चरित्र में 21 बार कहा गया है और प्रबंध चिंतामणि में 23 बार कहा गया है। लेकिन ऐतिहासिक 2 ही बातें याद रखनी है कि पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच 2 युद्ध हुए। 91 में गोरी जीता और 91 में पृथ्वीराज जीता और 92 में गोरी जीता। हार के कारण सैन्य तैयारी की कमी। उन्होंने सोचा अब गोरी नहीं आएगा, तो इन्होंने सारे कर्मचारियों को और क्या कर दिया, मस्ती से घर पे भेज दिया सैनिकों को, और खुद रंग रंगीले बमरसिया बन गया पृथ्वीराज चौहान। मस्ती करने लग गया, खूब इंजॉय करने लग गया, और सोम रस पीना और पहले वाले बड़े मजे लेते थे। सैन्य तैयारी की कमी। दूसरा, अशोकपति व प्रताप सिंह द्वारा विश्वासघात करना, ठीक है। तीसरा कारण, सभी के साथ शत्रुता, सभी के साथ शत्रुता के कारण सहयोग न मिल पाना, न मिल पाना। और तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी का पीछा न करना, गोरी का पीछा न करना। ये कुछ कारण थे
हार के कारण थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। इस प्रकार सेकंड जो उत्तरायण का युद्ध होता है उसमें गौरी हार जाता है, गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, और इस प्रकार भारत में मुस्लिम सत्ता की समाप्ति हो जाती है। तो हमें लिख सकते हैं, यहाँ इतना लिखता है, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद भारत में, भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत होती, मुस्लिम सत्ता शुरुआत हुई। पता है ना आपको, उसमें क्या आ गया, गोरी गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1100 ये आपके 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, और सैयद वंश, लोधी वंश, फिर मुगल आ गए, फिर मराठा आ गए, फिर अंग्रेज आ गए, फिर हो गया, तो ऐसा काम चला। ठीक है, अब इतना लिख देता हूँ मैं, भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत हो गई। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखना। अब थोड़ी बहुत नॉर्मल ऐसे याद रखना कि इसकी मृत्यु वगैरह कहाँ हुई, तो इतना याद रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी बताते हैं गजनी में। अब छतरी गजनी में है, गजनी अफगानिस्तान में है। नॉर्मल ऐतिहासिक अगर मृत्यु की बात करें, और पनोरमा है अजमेर में बना हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बताते हैं कि जब जब पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा के वहां ले गए, कहाँ, गजनी, तो वहां पे एक मनोरंजन हो रहा था। चंद्रबरदाई अपने मित्र का बदला लेने के लिए वहां जाते हैं, और एक कोई मुहर्रम के टाइम क्या कि कोई मनोरंजनदायक खेल हो रहा था, वहां जाके मोहम्मद गोरी से बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि शबद बेदी बाण में बड़ा गजब है, शबद बेदी बाण चलाने में बड़ा अजत है, क्योंकि वो एक दूसरे योगी के वेश में गया था। तो गोरी ने कहा कौन है, बोले एक बंदा है आपकी जेल में कैद है, और वो शबद भेदी बाण करता है। शबद भेदी बाण का मतलब जहाँ से आवाज़ आई वहाँ तीर चलाता है, और जब सुल्तान बैठा होता है तो सीधी बात है जनता नहीं बोलेगी। तब कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के पास मौका होता है, और वो जहाँ से गोरी की आवाज़ आती है वहाँ चाकू फेंकता है, तीर चलाता है, और उसकी हत्या हो जाती है। क्योंकि पता कैसे चलता है पृथ्वीराज चौहान को, तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को एक लाइन बोलता है, क्या कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। ठीक है, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। ये बात कही, फिक्स पृथ्वीराज चौहान ने निशाना लगाया, गोरी की कहते हैं मृत्यु हो जाती है, होती है कि नहीं होती है, एक प्रमाणित है चंद्रबरदाई के अनुसार है। फिर कहते हैं कि एक दूसरे के चाकू घोंप के आत्महत्या कर ले। ये है कि नहीं है, ये प्रश्न कभी पेपर में नहीं आते, बस इतना आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आते हैं। दोबारा जब मोहम्मद गोरी आया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज के समय, के साथ पृथ्वीराज थर्ड के समय भारत आते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आते हैं तब वहाँ का शासक था पृथ्वीराज थर्ड, आते हैं और अजमेर को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं, कर्म भूमि बनाते हैं। इसकी चर्चा जब हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पढ़ेंगे तब करेंगे, यहाँ इतना ही बता देता हूँ। कर्म भूमि बनाते हैं और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करते हैं, इसीलिए अजमेर को मक्का मदीना कहा जाता है। 1 रजब से 6 रजब तक अजमेर में उर्स लगता है। भीलवाड़ा का गौरी परिवार जो बुलंद दरवाजा है, मोहम्मद खिलजी ने बनवाया था, ठीक है, वहाँ पे झंडा फहराता है। और अब की बार 2021 में, या मैं बता देता हूँ, अजमेर के अंदर 2024 में 812वां उर्स लगा, 812वां उर्स लगा था। कब लगता है, 1 से 6 रजब, 1 से 6 रजब लगता है, 1 से 6 रजब लगता है। और जो बुलंद दरवाजा है उस पर भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा फहराता है। तो ये आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी इतनी बात ध्यान रखनी है। इस प्रकार हम चौहान वंश को